प्यारे विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय बीकॉम हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। लघु कथा कुंज के अंतर्गत हम चेतना भाटी की लघु कथाएं पढ़ रहे थे। आपके पाठ्यक्रम में लघु कथाओं का जो संकलन रखा गया है लघु कथा कुंज, और उसके अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने चेतना भाटी की एक लघु कथा पढ़ी थी। आज तो दूसरी कथा, हो सके तो तीसरी कथा भी पढ़ेंगे। 3 कथाएं रखी गई हैं आपके पाठ्यक्रम में। चेतना भाटी की लघु कथाएं। राक्षस शीर्षक की कहानी हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, और आज की कक्षा में एक और कहानी पढ़ेंगे। बहुत ही छोटी कहानी है, सिर्फ आप जो देख रहे हैं स्क्रीन में, सिर्फ इसका गात्र इतना ही है, कुछ ही पंक्तियों की कहानी। लेकिन यह भी तो एक सुंदर कहानी है। पिछली कहानी हमने जो पढ़ी थी राक्षस, बहुत ही मजेदार कहानी थी, और इसमें ये बहुत ही खास पंच था जो कहानी में अथवा चुटकुले में होना चाहिए। और यहाँ इसका शीर्षक रखा गया है सुनामी सड़क। और यह भी तो एक अच्छी कहानी है, सुंदर कहानी है, सुनामी सड़क। यहाँ सड़क के साथ सुनामी शब्द जुड़ा गया है, तो कहानी हम पढ़ेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सार क्या है, लेखिका यहाँ क्या कहना चाहती है इस कहानी के माध्यम से। सुनामी सड़क। सुनामी हम जानते हैं कि जहाँ समुद्र किनारा हो, वहाँ बवंडर उठे, तूफान आए, और उस वक्त तो उस तूफान का ही दूसरा नाम है सुनामी। जो नाम रखा गया, अलग अलग तूफान जो पैदा हो जाते हैं समुद्र में, तो उनका नामकरण भी किया गया है। अलग अलग नामों से उनको आज जाना जाता। पहले तो इस तरह का नामकरण हुआ नहीं करता था। आजकल जब कभी कोई तूफान आए तो उसका एक नाम होता है। सुनामी है, इंडोनेशिया में बहुत बड़ा उत्पात किया था इस सुनामी ने। तमिलनाडु में भी तो इसका उत्पात बहुत बड़ा था। सुनामी वास्तव में महाप्रवाह है, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಂಡಮಾರುತ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೇವೋ ಅದು सुनामी। सुनामी ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ। यहाँ सड़क के साथ ये शब्द जोड़ा गया है, सुनामी सड़क। कहानी हम पढ़ेंगे, और इसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। हाल ही में कारकल में एक नाटक प्रदर्शित हुआ था। रंग संस्कृति, डॉक्टर जयप्रकाश मावनकुड़ी के नेतृत्व में जो रंग संस्कृति नामक रंग संस्था कारकल में सक्रिय है, प्रति वर्ष इस संस्था की तरफ से लगभग 3 या 4 ನಾಟಕ खिलवाए जाते हैं। 4 ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀನಾಸಂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯ ಬೇರೆ ಊರಿನ ರಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾವಿನಕುಳಿ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಾಟಕ, ಕೊನೆಯ ನಾಟಕ, 4ನೇ ದಿವಸದ ಒಂದು ನಾಟಕ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ನಾಟಕದ ಹೆಸರು ಹಕ್ಕಿ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಕ್ಕಿ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ಯಂತ ರಂಜನೀಯವಾದಂತಹ, ಜೊತೆಗೆ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ, ಹಾರುವ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾಟಕವಾಗಿತ್ತು. ರಂಗಮಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು। और उसमें पक्षियों की कहानी थी। तो पक्षी किस तरह एक्सटिंक्ट दशा में पहुंच गए हैं, तो उनकी संतति अब समाप्त हो गई है, क्षीण बन गई है। और इसका कारण क्या है? आजकल पक्षी दिखाई नहीं देते, बहुत कम दिखाई देते हैं। घर में जो गौरैया हुआ करता था पहले, तो आज कहीं भी दिखाई नहीं देता। ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ, ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ಸಂತತಿಯೇ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕಾಗಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಗಿಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾಣುವುದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾಗಿಗಳೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿ। कुछ और पंछी तो दिखाई देते हैं, तो जंगल में रहते हैं, तो वहां यहाँ आकर बसने लगे हैं। और इन पंछियों के विनाश के पीछे मनुष्य का लाभ लोभ है। मनुष्य ने प्रकृति को पूरी तरह से अपने वश में करने का उद्देश्य लेकर उस पर जो अत्याचार किया है, प्रकृति पर जो अत्याचार किया है, अनाचार किया है मनुष्य ने, उसका परिणाम अब हम भुगत रहे हैं, देख रहे हैं। तो सारे पक्षियों की जातियां विनष्ट हो गई, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿಗಳು ನಾಶವಾದವು, ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಜಾತಿಗಳೇ ಅಳಿದು ಹೋದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಒಂದು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ನಾವು ವಿನಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ದುರ್ದಶೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ।
तो आजकल तो मनुष्य पर आपत्ति आई है। मनुष्य ने दूसरे जानवरों को अथवा दूसरे जीवों को विनाश की कगार पर ला खड़ा कर दिया। ಇವತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನ ದುಷ್ಟತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಲಾಭದ ಲೋಭದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋದವು. ಜೀವಿಗಳು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. तो यहाँ पर तो ये जो नाटक की कहानी मैंने सुनाई आपको, और उसमें जो सार है और उसका जो जिस्ट है, उसमें जो थीम है, वही थीम इस कहानी में भी है. ಹಾಗಾಗಿ ಹಕ್ಕಿ ಕತೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾದಂತಹ ನಾಟಕ ಹಕ್ಕಿ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೋಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ನಾಟಕ ಆಗಿತ್ತು, ಕಥೆಯಾಗಿತ್ತು ಹಕ್ಕಿ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ದುರಾಸೆಯಿಂದಾಗಿ ತಾನು, ತನ್ನ ಕುಲ, ತನ್ನ ಒಂದು ಜಾತಿಯೇ ವಿನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಾಟಕವನ್ನು ರಂಗಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಚಲನೆಯನ್ನ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ರಂಗಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗಿತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ. तो ये जो कहानी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आपके पाठ्यक्रम में जो कहानी रखी गई है, जिसका शीर्षक है सुनामी सड़क, और ये भी तो पंछियों के संबंध में, पक्षियों के संबंध में ही लिखी गई कहानी है, लेकिन इसमें मनुष्य को एक सबक मिलता है, पाठ मिलता है. प्रकृति का दोहन, प्रकृति का शोषण हम जितना ज्यादा करते हैं, आखिरकार प्रकृति हमसे नाराज हो जाती है तो वो प्रतिकार करती है, प्रतिशोध कर लेती है. तो ये हम देख रहे हैं. लेकिन यहाँ पक्षियों की विनाश लीला के कारण उनमें जो पीड़ा है, उनमें जो व्यथा है, तो उसको यहाँ कहानी के माध्यम से चित्रित किया गया है. कहानी पढ़ेंगे तो आसानी से आप इसे समझ जाएंगे. सुनामी सड़क. नटखट नन्हे को सुलाने की असफल कोशिश करते उसने पाया, बचाओ बचाओ का शोर है चहुं ओर. सैकड़ों वृक्ष ढह गए, हजारों आशियाने उजड़ गए. शहर से बदहवास उड़ती आती चिड़िया से उसकी देहातन सखी ने पूछा, का सकी सुनामी ना सकी सड़क. बेहोश होकर लुढ़कने के पहले हाँफते हुए वो बोली थी. देहातन ने झट घबराकर बच्चे को सीने से लगाया. बेटा सो जा, नहीं तो सड़क आ जाएगी. सहमा बच्चा सिकुड़ कर सो गया. सड़क चौड़ीकरण ने सब कुछ समेट लिया था. कहानी की अंतिम पंक्ति जो है, तो उसमें कहानी किसके संबंध में है तो ये हमें मालूम पड़ता है. तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, नटखट नन्हा चिड़िया का छोटा बच्चा, छोटी चिड़िया जिसके अभी पर नहीं निकले हैं, और ये देहात में रहते हैं. ये चिड़िया देहात की, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕುಟುಂಬ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೇಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಕುಟುಂಬ. तो यहाँ देहात का चित्र है. देहात का मतलब है गांव. तो ग्रामीण प्रवेश है, तो उस ग्रामीण प्रवेश में एक चिड़िया का घोंसला है, और उसमें चिड़िया, छोटी चिड़िया है, बच्ची है, और उसकी माँ चिड़िया अपने नटखट नन्हे को, नटखट तंटकोरा तुंटा, नन्हा छोटा, अपने बच्चे को, अर्थात अपने नटखट बच्चे को, उसका बच्चा जो छोटा पक्षी है अभी जिसके पर नहीं निकले हैं, और वो नटखट है, शैतान है, बहुत नटखटी करता है, और वो सो नहीं रहा था और माँ उसे सुलाने की असफल कोशिश कर रही थी. ಮಕ್ಕಳು ತಂಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ತಾಯಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. सभी के घर में तो ये हम देखते हैं कि जहां भी छोटा बच्चा होता है तो बच्चा नटखटी करता है, और माँ और उसकी नटखटी को सहते हुए उसे खिलाने की कोशिश करती है, सुलाने की कोशिश करती है, और उसे बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है. ಸಣ್ಣ ಮಗುವನ್ನ ಸಂಭಾಳಿಸುವಂತದ್ದು ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು. तो यहाँ एक माँ चिड़िया
अपने बच्चे को, अपने नटखट नन्हे को सुलाने की कोशिश कर रही है और असफल है उसमें। बच्चा नहीं सो रहा, ಮಗುವಿಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಮರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಒಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಗುವನ್ನ ಮಲಗಿಸುವ प्रयत्न विफलವಾಗಿ ಅವಳೊಂದು उपाय ಹುಡುಕ್ತಾಳೆ. सामान्य रूप से हम यही देखते हैं कि माएं तो अपने बच्चे को खिलाने के लिए तो कुछ उपाय खोजती हैं और उन्हें सुलाने के लिए भी उन्हें उपाय खोजना पड़ता है, लोरी गानी पड़ती है। और खिलाने के लिए जो खाद्य पदार्थ है तो उसे रंग बिरंगा बनाना होता है, हर से एक नया आकार देना पड़ता है। तो बहाने बनाकर तो उनको किसी तरह माँ खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है। ಹಾಗಾಗಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಹಠಮಾರಿತನ ಅಥವಾ ತಂಟೆಯನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ತಾಯಂದ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಉಣ್ಣಿಸುವ ತಿನ್ನಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। और वही दृश्य यहाँ इस चिड़िया के परिवार में भी हम देखते हैं। माँ चिड़िया अपने छोटे बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो पाई है, विफल है। और उसी वक्त बाहर से ये ಶೋರ್ ಸುನಾಯಿ ಪಡ್ತಾ, ಗೂಡಿನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗದ್ದಲ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಗಲಾಟೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಬಚಾವೋ ಬಚಾವೋ, ರಕ್ಷಿಸಿ, ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತದೆ ಶಬ್ದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ। बचाओ बचाओ का शोर है चहुं ओर का मतलब है चारों ओर, चारों तरफ, ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿರುಚುವ ಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ। शोर है चहुं ओर, चारों तरफ शोर है, बचाओ बचाओ। सैकड़ों वृक्ष ढह गए, हजारों आशियाने उजड़ गए, शहर से बदहवास उड़ती आती चिड़िया से उसकी देहातन सखी ने पूछा। और बचाओ बचाओ तो इस तरह पुकारने का, शोर का कारण क्या है, ये ढूंढने पर पता चला कि वहां बहुत सारे पेड़ तोड़ दिए गए हैं, काट दिए गए हैं, सैकड़ों वृक्ष ढह गए हैं, ನೂರಾರು ಮರಗಳು ನೆಲಸಮಾಗಿವೆ। ಇಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ನೆಲಸಮಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅದು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನ, ಅವುಗಳ ಮನೆ। हजारों आशियाने उजड़ गए, आशियाना, आशियाना का मतलब है वास स्थान, आशियाना का मतलब है आश्रय। तो हजारों आशियाने अर्थात हजारों पक्षियों के लिए जो घर के समान थे ये सभी पेड़ पौधे, सैकड़ों वृक्ष, वो सब काट दिए गए, ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ। ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗೂಡುಗಳನ್ನ, ಮರಿಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ವಸತಿಹೀನವಾಗಿವೆ। सैकड़ों वृक्ष ढह गए, हजारों आशियाने उजड़ गए। तो वृक्षों को काट रहा है मनुष्य, और ये जो वृक्ष इन चिड़ियों के लिए, इन पक्षियों के लिए आशियाने हैं, अर्थात इनके लिए घर हैं। तो ये अपने घोंसले इन वृक्षों पर बनाते हैं ये सभी पक्षी। और इसलिए जबकि ये वृक्ष ढह गए, वृक्ष काट दिए गए, तो इनके घर भी बर्बाद होंगे, इनके घोंसले बर्बाद होंगे। और ये सब चल रहा है शहर में सबसे ज्यादा। तो ये वृक्ष काटने का अथवा पेड़ों को काटने का, तोड़ने का काम शहर में सबसे ज्यादा चल रहा है। और इसलिए सभी पक्षी निराश्रित होकर शहर से गांव की तरफ दौड़ आए हैं। ಹಾಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿದು ಮನುಷ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ। ಈಗ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿ, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ, ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು बहुत ही व्यथा से गांव में आए, शहर से बदहवास दुर्दशाग्रस्त होकर निराश्रित होकर सभी चिड़िया अथवा पक्षी गांव में आए। उड़ती आती चिड़िया से किसी देहातन सखी ने पूछा। ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮರಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಮರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ। ಹಾಗೆ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯನ್ನ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಹಕ್ಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತದೆ। शहर से बदहवास उड़ती आती चिड़िया से उसकी देहातन सखी ने, देहातन सखी गांव में रहने वाली उसकी एक सहेली ने, अर्थात जिसकी एक छोटी चिड़िया है, बच्चा है, जिसको सुलाने की वो कोशिश कर रही। ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ, ಮರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಗದ್ದಲ ಗಲಾಟೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ।
ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಗಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಬಚಾವೋ ಬಚಾವೋ, त्राही त्राही, बचाओ बचाओ, कापाड़ी कापाड़ी, क्योंकि उनके घोंसले विनष्ट हो गए हैं। तो जिन वृक्षों पर उनको आश्रय मिला था वो सभी वृक्ष मनुष्य ने काट दिए हैं, हजारों आशियाने उड़ गए हैं। और इस तरह शहर से बदहावा उड़ती आई हैं वो सभी चिड़िया, और उनमें से एक चिड़िया से इस देहात की उसकी सहेली ने प्रश्न किया, काश की सुनामी, अरे सहेली क्या हुआ, तो आप सभी तो इस तरह बेतहाशा क्यों दौड़ रहे हैं, भागे आए हैं शहर से, बदहवास होकर इस तरह निराश्रित होकर क्यों आई हैं यहाँ। काश की सुनामी, ಏನಾಯ್ತು ಗೆಳತಿ, सुनामी ಏನಾದ್ರೂ ಬಂತಾ? तो समुद्र में सुनामी आ जाने पर भी तो वहां बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है, घर जमीन जायदाद सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लोगों के रहने का आवास स्थल पानी में गुम हो जाता है और बाद में कीचड़ में सन जाता है। तो प्राकृतिक विपत्ति सुनामी, तो सुनामी बड़ी विपत्ति को सुनामी कहने की रूढ़ी अब चली। ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಟವನ್ನ ಸುನಾಮಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ। देहात की चिड़िया, माँ चिड़िया अपनी सहेली से, शहर से आई हुई चिड़िया से प्रश्न करती है, पूछती है, क्या सकी सुनामी आई है? और शहर की इस चिड़िया ने, उसकी सहेली ने उत्तर दिया, ना सकी सड़क ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುನಾಮಿ ಏನಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ರಸ್ತೆ, तो सड़क के कारण हम यहाँ भाग आई, ರಸ್ತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ। और सड़क के किनारे जितने सारे बड़े बड़े पेड़ थे तो उन सबको काट दिया गया। हाल ही में कुछ दशकों पहले तो यहाँ दक्षिण कन्नड़ में तो उडुपी जिले में जो NH अथवा हाईवे कुंदापुर उडुपी जो हाईवे आज भी है, तो उसका जो विस्तार किया गया तो उससे पहले वहां बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ, ಈಗ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕುಂದಾಪುರದವರೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಹೈವೇ ಏನಿತ್ತು ಈಗಲೂ ಇದೆ, ಹೈವೇ ಅಗಲವಾಗಿದೆ, ಈಗ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ। ಆದ್ರೆ ಆ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಅಥವಾ ನೆರಳು ಕೊಡುವಂತಹ ಮರಗಳಿತ್ತು। ಇಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ತಣ್ಣನೆಯ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು। ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಹೈವೇ ಬೋಳು ಬೋಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಈಗ ಮರಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ನೆರಳು ಕೊಡುವಂತಹ ಮರಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। तो सड़क चौड़ीकरण के कारण तो हाईवे अब बिना पेड़ों के धूप में जलती है, जलाती। ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಬಿಸಿಲು, ರಣ ಬಿಸಿಲು, ಎಲ್ಲೂ ನೆರಳು ಕೊಡುವ ಮರ ಇಲ್ಲ। तो सड़क तो चौड़ी हो गई है, तो आने जाने वाली सवारियों के लिए तो ये उपयोगिता है, उनकी दृष्टि से तो ये अच्छी बात है, लेकिन तो कहीं भी तो पेड़ दिखाई नहीं देते आज। और यहाँ शहर से आई हुई चिड़िया अपनी समस्या के संबंध में देहातन अपनी सखी के साथ वो कहती है, तो उससे कहती है सुनामी नहीं है तो ये सड़क है, तो सड़क हमें निगल रही है, ಈ ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನುಂಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ರಸ್ತೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿದೆ। बेहोश हो गई चिड़िया, शहर से आई हुई चिड़िया बेहोश हो गई, लुढ़क गई कहीं। बेहोश होकर लुढ़कने के पहले हाँफते हुए तो बोली थी, ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು, ಇದು ಸುನಾಮಿ ಅಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದಿದೆ, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। ना सकी सड़क, बेहोश होकर लुढ़कने के पहले हाँफते हुए वो बोली थी। देहातन ने झट घबराकर बच्चे को सीने से लगाया। देहाती चिड़िया, माँ चिड़िया अपने छोटे नन्हे नटखट बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी, फिर भी तो उसमें सफलता उसे प्राप्त नहीं हुई थी। और उस वक्त तो वो अपने बच्चे को अपने करीने लगाती है, सीने से लगाती है और कहती है, बेटा सो जा, नहीं तो सड़क आ जाएगी। मनुष्य समाज में माँ अपने छोटे बच्चे को सुलाने के लिए तरह तरह के उपाय करती है, खिलाने के लिए उपाय करती है, सुलाने के लिए उपाय करती है। ರಾಕ್ಷಸ ಬರ್ತಾನೆ, ಗುಮ್ಮ ಬರ್ತದೆ, ಏನೇನೋ ಹೆದರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುವ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಮಲಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ತಾಯಂದಿರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಗುಮ್ಮನ ಹೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸನ ಹೆದರಿಕೆ
ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರು ಹೆದರಿಕೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ತೋರಿಸಿ पुलिस हिडಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. अपने छोटे बच्चे को नियंत्रण में रखने के लिए, तो उसे खिलाने के लिए, तो उसे पिलाने के लिए अथवा कभी सुलाने के लिए तो पुलिस अथवा राक्षस का नाम लेकर इसका बहाना बनाकर बच्चे को डराया जाता है और बच्चा डरकर सो जाता है अथवा खाने लगता है माँ के हाथ से. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆದರಿಕೊಂಡಂತ ಮಗು ತಾಯಿಯ ಕೈಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡದೆ ತಂಟೆ ಮಾಡದೆ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆದರಿಸಿ, ಒಂದು ತರದಲ್ಲಿ ಗುಮ್ಮನ ಹೆದರಿಕೆ ತೋರಿಸಿ, राक्षसನ ಹೆದರಿಕೆ ತೋರಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರ ಹೆದರಿಕೆ ತೋರಿಸಿ ಮಲಗಿಸುವ ತಾಯಂದ್ರ ಹಾಗೆ. तो यहाँ भी तो वो देहातिन चिड़िया, माँ चिड़िया अपने छोटे नटखट बच्चे को अपने सीने से लगाती है और उससे कहती है, बेटा सो जा, ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಕೇಳಿದ್ಯಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ, ಸಿಟಿಯಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. बेटा सो जा नहीं तो सड़क आ जाएगी. तो सड़क ने इन सबको निगल लिया, इन सबका घर निगल लिया, इन सबके घोंसले निगल लिए, इन सबका वास बर्बाद हो गया. सड़क आ जाएगी नहीं तो बेटा सो जा. अपने बच्चे को सुला रही है और इसमें वो विफल है. लेकिन अब देहात की वह चिड़िया शहर से उड़ती आई चिड़िया के मुंह से वह कहानी सुनती है, सड़क की सुनामी, सुनामी सड़क की कहानी सुनती है. और इस सुनामी सड़क ने पक्षियों के वासस्थान को, पेड़ पौधों को निगल लिया. ಹಾಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಂದ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗಿತು. ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋದವು, ನಾಶವಾದವು, ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಹಾಗೆ ಆ ಮರಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. तो घोंसले बनाने के लिए, नीड बनाने के लिए तो उनके लिए जगह नहीं है, तो सभी पेड़ पौधे काट दिए गए हैं सड़क पचौड़ीकरण के कारण. सड़क पचौड़ीकरण की योजना के कारण तो यहाँ बहुत सारे पक्षियों को जो शहर में वास करते थे, पेड़ पौधों पर रहते थे, घोंसला बनाकर रहा, तो उनके घोंसले बर्बाद हो गए. तो उनकी वह जगह समाप्त हो गई, मिट गई, उनके हाथ से छीन ली गई. और यहाँ देहात में जो रहती है चिड़िया, तो उसके लिए तो ये समस्या अभी तक नहीं आई. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣದ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ತರದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. तब यहाँ भी तो जितने सारे पेड़ पौधे आज दिखाई देते हैं शायद कल नहीं रहेंगे, संभव है. ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿ, ಪಟ್ಟಣ ಸಿಟಿಯಾಗಿ, ನಗರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಡು ಅಥವಾ ಗಿಡ ಮರಗಳು, ವೃಕ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಬೋಳಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು. तो हाँ, हवा नहीं रहेगी, ऑक्सीजन के लिए तरसना होगा, तो तरह तरह की बीमारियां हमें पकड़ लेंगी. हम प्रकृति के विरुद्ध हो जाते हैं, तो प्रकृति हमसे नाराज हो जाती है. अपनी सुविधा के लिए, अपने लाभ के लिए हम प्रकृति का दोहन करते हैं, प्रकृति का शोषण करते हैं, प्रकृति पर अत्याचार करते हैं और प्रकृति नाराज हो जाएगी तो मनुष्य ने जीवों के प्रति अन्याय किया है. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪ್ರಗತಿ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಜೀವಿಗಳ ಕುಲಗಳೇ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. बिना प्रकृति के हम जी नहीं सकते, तो प्रकृति के आश्रय में ही हम सुखी रह सकते हैं. यहाँ जीवों के प्रति मनुष्य का ये दुर्व्यवहार चित्रित किया गया है इस कहानी में. देहातन ने झट घबराकर बच्चे को सीने से लगाया, बेटा सो जा नहीं तो सड़क आ जाएगी. सहमा बच्चा, डरा हुआ बच्चा, सहमा, सहमा का मतलब है डरा हुआ. डरा हुआ बच्चा ಸಿಕ್ಕುಡ್ಕರ್ ಸೋ ಗಯಾ. ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಗದ್ದಲ, ಗಲಾಟೆ, ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಗೂಡಿನ ಒಳಗೆ ತಾಯಿಯ ಮಗ್ಗಲಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಂತಹ ಮರಿ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ. तो अपने माँ के पास वह सुरक्षित है, अपने घोंसले में वो सुरक्षित है. और जबकि वो बाहर से शोर सुनता है तो बच्चा तब वो घबरा उठता है. सचमुच माँ जो कह रही है तो सड़क का विनाशकारी कोई चीज है अथवा कोई भूत है, जो पिशाच है. तो माँ के मुंह से तो सड़क की बात सुनकर रहा, तो सड़क के संबंध में उसमें डर पैदा हो गया और वह चुपचाप सोने लगा. वह माँ की सुरक्षा थी, घोंसले की सुरक्षा थी, देहात की सुरक्षा थी, प्रकृति की सुरक्षा थी.
तो गांव में प्रकृति की कृपा दृष्टि जीवन पर रहती है, क्योंकि प्रकृति का विरोध गांव वाले नहीं करते, देहात के लोग नहीं करते। देहात के लोग प्रकृति के साथ जीते हैं, प्रकृति का विनाश नहीं करते, तो इसलिए प्रकृति भी उन पर कृपा दृष्टि बिखेरती है। और गांव में जो पक्षी हैं उन पर भी तो प्रकृति की ये कृपा दृष्टि है, कृपा का आश्रय उनको मिला है। माँ का आश्रय तो मिला है, लेकिन माँ के आश्रय के साथ साथ प्रकृति का आश्रय भी अनिवार्य है। अंतिम पंक्ति में तो इस कहानी में जो कहा गया है इस बारे में हमें वो संकेत मिल जाता है। कहानी में क्या कहा गया है? सड़क चौड़ी करने सब कुछ समेट लिया था। शहर में जो पक्षी रहते थे, तो शहर में सड़क के किनारे जो पेड़ थे, उन पेड़ों पर घोंसले बनाकर जो पक्षी रहते थे। और जबकि सड़क चौड़ीकरण की योजना लागू होगी और सड़क के छोटी सी सड़क के दोनों तरफ जो पेड़ खड़े थे, तो उन सभी पेड़ों को काट दिया गया। सड़क तो चौड़ी हो गई, लेकिन पेड़ों का विनाश हो गया, और उन पेड़ों पर जो पक्षी वास करते थे, तो अब वो आश्रयहीन हो गए। तो निराश्रित होकर दूसरी जगह के लिए जाने को वो मजबूर थे, विवश थे। और उनमें से बहुत सारे पक्षी गांव भाग आए, उड़ आए, शोर मचाते हुए, बचाओ बचाओ। तो सड़क ने हमें बर्बाद कर दिया, हम निराश्रित हो गए, अपना घोंसला तो अपना वो आश्रय स्थान मिट गया। ಹೀಗೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಲೋಭದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ अत्यंत विनाशकारियाಗಿತ್ತು। सड़क चौड़ीकरण ने सब कुछ समेट लिया था। यहाँ सब कुछ का मतलब है, यहाँ चिड़ियों की अपनी दुनिया है, उनका अपना समाज है, उनकी अपनी सभ्यता है, उनके जीने का अपना ढंग है और उनकी एक संस्कृति है। तो प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति को छोड़कर उनसे जिया नहीं जाता। तो पेड़ पौधों पर उनके लिए आश्रय है, और वे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, और ये सब मनुष्य की वजह से हो रहा है। और ये मनुष्य का दुर्व्यवहार है जीवों के प्रति, प्रकृति के साथ। और इसलिए मनुष्य के इस लाभ लोभ के कारण, मनुष्य के इस अनाचार के कारण, प्रकृति पर उसके इस अत्याचार के कारण जीवों को समस्या हुई है। और गांव वाले सचेत होने लगे। ಹಾಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು, ದುರ್ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ ನಾವು ಅವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತುಳಿಯಬಾರದು. ಅವರು ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿದು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತಾವೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಲಾಟೆ ಗದ್ದಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿजन ಇಲ್ಲ। शहर में तो 1 महीने के लिए रहने की कोशिश कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी दूषित है शहर की हवा। तो बेंगलुरु में जाइए, मुंबई में जाइए, तो दिल्ली में जाइए, तो वहां पर हवा में ऑक्सीजन नहीं है, तो लोगों की सेहत खतरे में है। क्योंकि ಜನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತದೆ। ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಗಾಳಿಯೇ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗವು ಬಂದು ರೋಗವಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ बदखुद बड़ा कष्टवाग्तದೆ। तो तभी तो देहात में अभी ये समस्या नहीं है, लेकिन देहात वालों को भी, गांव वालों को जागने की आवश्यकता है, जागृति की आवश्यकता है। प्रकृति का विनाश जो मनुष्य द्वारा हो रहा है, इसको रोकने के लिए हमें एकत्र होना चाहिए, एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿನಾಶವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ। ಪ್ರಕೃತಿ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾರ್ಥವೇ ಕಾರಣ। अपने स्वार्थ के कारण मनुष्य ने प्रकृति को घायल कर दिया है। और घायल प्रकृति और क्या दे सकती है? बीमारी ही दे सकती है। और बहुत सारे जीवों के लिए तो मनुष्य का ये स्वार्थ भयानक उत्पात अथवा सुनामी के बराबर हो गया है। यहाँ चिड़ियों के लिए तो यहाँ रेडिएशन की वजह से, जो टेलीफोन टावर्स लगते हैं उनके वजह से, तो अलग अलग कारणों से तो चिड़ियों की जातियां विनष्ट हो रही है। ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಕೃತ್ರಿಮ ಪರಿಸರ ಏನಿದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ। ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಟವರ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವಂತಹ ವಿಕಿರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ
ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಮರಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅದೊಂದು ದಂಧೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಜೀವಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ದಿವಸ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮಾರಕವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಕೇತ ಇಲ್ಲ. जभी तो देहात में जो अभी प्रकृति सुरक्षित है तो उसको तो हम बचा ले, तो इसकी आवश्यकता है, इसलिए हम तुरंत जागृत हो जाएं। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, तो ये एक सुंदर कहानी है सुनामी सड़क। यहाँ रूपक के माध्यम से लेखिका ने तो प्रकृति के विनाश की जो लीला मनुष्य द्वारा हो रही है इसे रोकने की आवश्यकता के संबंध में कहा है। अगली कक्षा में हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे। धन्यवाद।